हेलो एंड गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मजा आ रहा है पढ़ाई में? तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमने 2 दिन पहले स्टार्ट किया था। डे 1 पर हमने इसके बारे में डिस्कस किया है, फॉर्मेट कैसे बनता है, कैसे बेसिक एडजस्टमेंट्स को ट्रीट किया जाएगा, इनके ऊपर हम सारे क्वेश्चंस कर चुके थे। सारे इंपॉर्टेंट टाइप के ट्रांजैक्शन भी हमने डिस्कस कर लिए। एंड यस्टरडे वी स्टार्टेड विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। क्या स्टार्ट किया था हमने? प्रैक्टिकल क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन किए थे, आज के लिए 2 क्वेश्चन रखे थे, उनको स्टार्ट करते हैं। कल तक के टॉपिक में अगर किसी को कहीं पर भी डाउट आ रहा है कि भाई अकाउंटिंग इक्वेशंस हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे वो इक्वेशन मैच करती है, फॉर्मेट को एक बार फिर समझना है, तो कमेंट में बताइए, हम उसको दोबारा बता देंगे। नहीं तो फिर आज फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को और क्वेश्चंस करते जाएंगे, आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, हमने प्रॉपर बाकी चीजें कर रखी हैं। तो आज डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पर आते हैं। देखिए, तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया। अगेन यस्टरडे वी डिस्कस्ड हाउ टू प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन एंड देन उसकी हेल्प से बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक इसको नहीं समझा था, एक बार कल का वीडियो, परसों का वीडियो जरूर देख लीजिए। हमारे लाइव कमेंट आपके चैनल सेक्शन में पड़ा होगा, लाइव सेक्शन में आप जाके वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसको देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बोला है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या प्रिपेयर करना है? अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करना है फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा। तो डेटा क्या क्या गिवन है? सिर्फ 4 ट्रांजेक्शन है। छोटा क्वेश्चन है पहला। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹2 लाख। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है? फॉर्मेट बना लेना है। फॉर्मेट याद है सबको? अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट कैसे बनता है? फॉर्मेट एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखते थे? सीरियल नंबर। सीरियल नंबर लिखते थे। देन व्हाट डू वी राइट? ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस का कॉलम बनाते थे। देन वी प्रिपेयर कॉलम फॉर असेट्स एंड इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ये हमने फॉर्मेट बनाया था किस चीज का? अकाउंटिंग इक्वेशन। ऊपर हेडिंग आएगी अकाउंटिंग इक्वेशन। सो हाउ डू वी प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन? दिस इज द फॉर्मेट जो कि आप देख रहे होगे कि सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर हम दिखाते हैं, ट्रांजैक्शन का आईडी दिखाएंगे, पूरी ट्रांजैक्शन में क्या क्या ट्रांजैक्शन है। असेट्स विल राइट ऑल दी एसेट्स है, जितने भी असेट फर्म में इंक्रीज होते जाएंगे, एक एक करके उनको ऐड करते जाएंगे। देन कैपिटल, जो ओनर का अमाउंट इन्वेस्टेड है, एंड अदर लाइबिलिटी यानी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को हमें रिकॉर्ड करना था। ठीक है, इस पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास ट्रांजैक्शन देखिए क्या दिया है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन गिवन टू यू इज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹2 लाख। तो सबसे पहले आप सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो सबसे पहले जब आप स्टार्ट करोगे बिजनेस विथ कैश, तो आपको पता होना चाहिए फर्म में क्या बढ़ेगा? कैश आएगा। तो फर्म के पास सबसे पहला असेट इंप्रूव होगा, दैट इज कैश। कितने का? ₹2 लाख फर्म में कैश आएगा। तो फर्म का कैश बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा बाय ₹2 लाख। इसके बाद और क्या इफेक्ट पड़ेगा? भाई अगर फर्म के पास पैसे आ रहे हैं, कैश आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं किसी और ने हमको दिया होगा, बिकॉज फर्म के पास अपना कोई मनी होता नहीं। फर्म इज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। तो किसी और से पैसा आना, यानी किसने लगाया? ओनर ने पैसा लगाया, स्टार्ट किया बिजनेस। तो ओनर के पैसे को हम क्या बोलते थे? कैपिटल। तो दैट मीन्स फर्म के पास कैपिटल इंप्रूव हो जाएगी ₹2 लाख से। कोई लाइबिलिटी बढ़ेगी? नहीं, लाइबिलिटी में ब्लैंक। तो आप देख रहे हो दोनों साइड इक्वेशन मैच कर रही है, कैश भी बढ़ रहा है और कैपिटल भी। दैट मीन्स असेट और लाइबिलिटी साइड दोनों मैच कर रही है, दोनों बराबर हैं। क्लियर है इतना? नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड ट्रांजेक्शन आप लिखोगे। सेकेंड ट्रांजेक्शन देखिए क्या बोला गया है। सेकेंड ट्रांजेक्शन में बोला गया है कि परचेज्ड गुड्स। क्या खरीदा? परचेज किया है गुड्स। कैसे खरीदा है? फॉर कैश 60,000 एंड ऑन क्रेडिट 1,50,000। तो हमने गुड्स खरीदा है, कितने का खरीदा है? 60,000 का, और
1,50,000 रुपए का, 60,000 का जो गुड्स खरीदा वो कैश में खरीदा, यानी उसके लिए हमने कैश पेमेंट कर दिया है। और जो 1,50,000 का गुड्स खरीदा है उसको अभी हमने पेमेंट नहीं की है। दैट मीन्स वी हैव परचेज्ड इट ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदा है। अब इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, पहले तो परचेज किया है तो गुड्स खरीदा है, तो क्या बताया, ट्रांजेक्शन लिखिए, परचेज्ड गुड्स, परचेज गुड्स किया है, कितने का गुड्स खरीदा, तो एक स्टॉक असेट बढ़ेगा, एक एसेट और आप यहां ऐड कर दोगे, स्टॉक। कितने का एसेट बढ़ा भाई, आपने कितने का गुड्स खरीदा, 1,50,000 का उधार पे खरीदा और 60,000 रुपए का कैश में खरीदा। तो गुड्स तो हमारे पास आए, चाहे आप उधार पे खरीदो चाहे पैसे देके खरीदो, दुकान में तो सामान आएगा ना। कितने का, टोटल मिला लो 2,10,000 रुपए का, तो 2,10,000 का स्टॉक बढ़ा। अब इसका सेकेंड इंपैक्ट, कितने पैसे गए हमारे पास से, जितना हमने कैश में खरीदा। तो कैश में कितना खरीदा था, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, तो कैश में कितना खरीदा था, सिर्फ 60,000, तो 60,000 का हमने पेमेंट कर दिया कैश में। अब हमने गुड्स खरीदे थे 60,000 का कैश में और 1.5 लाख का उधार पर, तो जितना गुड्स आपने कैश में खरीदा वो कैश बढ़ जाए में से माइनस हो जाएगा, गुड्स तो बढ़ जाएंगे। और जितना उधार पे खरीदा है, उधार पे खरीदते हो तो आपके लिए लाइबिलिटी बढ़ती है, उधारी बढ़ रही है आपकी, तो कहां जाएगा ये, क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी बढ़ेगी, क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, कितने के, जितना आपने उधार पे खरीदा, 1,50,000 रुपए से। कैपिटल में कोई फर्क आएगा नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा, टोटल हो जाएगा। आप देखिए, तो न्यू इक्वेशन निकालते हैं आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन। तो अब इक्वेशन देखिए मैच कर रही है कि नहीं, कैश में 2 लाख था, 60,000 का पेमेंट कर दिया, बचा कितना, 1,40,000, प्लस स्टॉक आ गया है हमारे पास 2,10,000, तो टोटल एसेट कितने हो गए, 3,50,000 रुपए के। लाइबिलिटी साइड में आई, देखिए कैपिटल में कोई चेंज आया था, नहीं आया, तो कैपिटल 2 लाख की थी, 2 लाख रहेगी, प्लस लाइबिलिटी में क्या आया, 1,50,000 का क्रेडिटर इंप्रूव हो गया, बढ़ गया, तो टोटल लाइबिलिटी कितनी हो गई, 3,50,000, टोटल एसेट 3,50,000। इक्वेशन टैली कर रही है, मैच कर रही है। 2 हो गए ट्रांजेक्शन। तीसरा ट्रांजेक्शन देखिए, अब थर्ड देखिए, थर्ड में क्या बोला गया था, सोल्ड गुड्स, क्या बेचा है, गुड्स बेचा है, यानी स्टॉक में से कम हो जाएगा। और कैसे बेचा है, कैश में। कॉस्टिंग, कॉस्ट कितनी है, 40,000 की, तो जितना कॉस्टिंग होता है हम स्टॉक में से उतना माइनस करते थे। 40,000 के कॉस्ट का गुड्स बेचा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो 40,000 का जो गुड्स था इसको आपने 20% प्रॉफिट पर बेचा है, एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 72,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25। तो इतना तो आपने कैश में बेचा, और जो क्रेडिट पे बेच रहे हैं, आप उधार पे बेच रहे हैं, वो कितना बेच रहे हैं, 72,000 का गुड्स 25% के प्रॉफिट पर, 72,000 के गुड्स को 25% के प्रॉफिट पर आप बेच रहे हो। तो देख लीजिए भाई, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ट्रांजेक्शन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। तो पहले तो गुड्स कितना गया, हमने क्या बताया था आपको, जितना कॉस्टिंग है उतने का आपके दुकान से सामान गया, तो कॉस्ट कितना है, ये आपकी कॉस्टिंग थी, तो टोटल कितने का गुड्स गया भाई, आप देखोगे तो 1,12,000 रुपए का टोटल गुड्स गया आपकी दुकान में, चाहे कैश में बेचिए चाहे उधार पे बेचो, दुकान से तो सामान चला ही जाएगा ना, ठीक है। तो 1,12,000 का टोटल गुड्स गया, यानी स्टॉक में से हम माइनस कर देंगे 1,12,000, ये समझ में आ गया। अब वापस आ जाइए, अब जब गुड्स को बेचोगे तो पैसा मिलेगा, पैसा कितना मिला, जितना आप कैश में बेचा, आपने कैश में कितना बेचा, 40,000 के गुड्स को 20% के प्रॉफिट, तो 40,000 का 20% 8,000 हो गया, 40,000 का 20% कितना निकलेगा, 8,000, तो
48,000 के प्रॉफिट पे बेचोगे तो कितने में बेचोगे? 48,000 में। तो कैश में जब बेचा तो कितना पैसा मिला? 48,000। तो आप दिखाओगे कैश कितना बढ़ेगा? 48,000 से। और जितना आप उधार पे बेचते हो, क्रेडिट पे सेल आउट करते हो, तो वो आपके लिए क्या बढ़ाता है? डेटर्स। उधार पर, तो उधार पे कितना बेचा? 72 का था और उसका 25% प्रॉफिट, तो 72,000 का 25%, 18,000। तो 18,000 के प्रॉफिट पर बेचा, यानी कितने रुपए में बेचा होगा? 90,000 रुपए में। तो 90,000 रुपए में गुड्स को बेचा, लेकिन उधार पर बेचा। तो उधारी कितनी बढ़ी, यानी डेटर्स कितने बढ़ेंगे आपके? एक नया एसेट बनेगा डेटर्स, क्योंकि आपने उधार पे बेचा है। कितने का? 90,000 रुपए का। अभी भी क्या इक्वेशन मैच करेगी? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि जब भी आप सेल कर रहे हो और कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है, तो वो किसको रिफ्लेक्ट करेगा? ओनर को। ओनर का पैसा, प्रॉफिट हुआ तो बढ़ेगा और लॉस हुआ तो घटेगा। यानी जितना भी प्रॉफिट या लॉस आया है, तो हमारे पास इसको क्वेश्चन में क्या आया? प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना आया है? आप देखो 26,000। 8,000 जब कैश में बेचा और 18,000 जब उधार पे बेच रहे हैं, तो टोटल 26,000 का आपका जो प्रॉफिट आया है वो हमारा कैपिटल में ऐड हो जाएगा। कितना? 26,000 ऐड हो जाएगा किस नाम से? प्रॉफिट। ब्रैकेट में आप पी लिख दोगे, मतलब प्रॉफिट। अब आप देखोगे कि आपकी इक्वेशन मैच हो रही है क्या? चेक कर लीजिए भाई। देखिए न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास? कैश 140 का था, 48 और ऐड हो गया है, तो 48 ऐड हो गया तो कितना हो गया? 1,88,000 का कैश हो गया हमारे पास। ठीक है, ये समझ में आया? प्लस स्टॉक कितना है? 2,10,000 का था, इसमें से 1,12,000 का स्टॉक हमने बेच दिया, तो कितना बचा? 98,000 का स्टॉक बच गया हमारे पास। और उधार पे बेचा था तो डेटर अभी हमारे पास है कितने के? 90,000 रुपए के। तो टोटल कितना हो गया भाई? देख लीजिए, ये हो जाएगा 186, 286, 376। और इसका टोटल देख लीजिए भाई, 2,26,000 की कैपिटल हो गई और प्लस 1,50,000 की जो आपकी क्रेडिटर्स थे, लाइबिलिटी, तो 3,76,000 इधर का भी टोटल है। दोनों साइड बराबर आ रहा है, इक्वल है दोनों। 276 एंड 376 एंड 376 इक्वेशन मैच हो रही है। ये समझ में आ गया? इसका 4 इंपैक्ट पड़े, आपने देखा इस ट्रांजेक्शन की, जो लास्ट ट्रांजेक्शन में की, थर्ड नंबर। इट हैज 4 इंपैक्ट। पहला इंपैक्ट, भाई आपने गुड्स बेचे हैं, तो जितने भी कॉस्टिंग का आप गुड्स बेचोगे वो आपके स्टॉक को कम करता है। स्टॉक को कम कर रहा है मतलब चाहे कैश में बेचो चाहे उधार पे बेचो, दोनों में आपका दुकान का सामान तो जाएगा। अब जितना कैश बेचोगे उतना पैसा मिलेगा, तो पैसा आ गया। जितना उधार पे बेचोगे तो आपकी उधारी यानी डेटर बढ़ जाएंगे। और अगर बेचने में कुछ प्रॉफिट या लॉस हो रहा था तो कैपिटल से भी एडजस्ट होगा। ठीक है, फोर्थ देखिए, फोर्थ ट्रांजेक्शन में क्या बोला गया है? लास्ट है फोर्थ इसका, पेड फॉर रेंट 5,000। ये आसान है भाई, रेंट पेड। तो रेंट आप पे करो, यानी क्या है? एक्सपेंस है। और एक्सपेंस के लिए आपको क्या बताया था? कल परसों बताया था, कल भी बताया था, याद है? एक्सपेंस के लिए क्या बताया था कि आप जब भी कोई खर्चा करोगे तो वो पैसा तो जाएगा, यानी फर्म का कैश तो कम होगा, और दूसरा फर्म की कैपिटल को कम करता है, ओनर का पैसा जा रहा है। तो जब भी एक्सपेंस होगा तो कैश भी कम होगा और कैपिटल भी कम होगा। इनकम आएगी तो कैश भी बढ़ जाएगा और कैपिटल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, डेटर्स फुली रिस्क पे होता है? नहीं, ऐसा नहीं बेटा कि पूरा ही रिस्की होता है। देर आर सर्टेन पोर्शन जो कि फर्म मानती है कि हाँ 10% डाउटफुल है या 5% डाउटफुल है, उसके लिए प्रोविजन भी बना देते हैं हम। ठीक है, तो अभी मान के नहीं चलेंगे कि रिस्की है, जैसा इंफॉर्मेशन होगा वो मानेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला है? 5,000 का हमने रेंट पे किया, तो कैश चला जाएगा सबसे पहले 5,000 रुपए का। क्या दुकान के सामान में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। क्या उधारी जो थी डेटर्स थे उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ इफेक्ट डालेगा ये? आपके कैपिटल पे। तो कैपिटल 5,000 रुपए से कम हो जाएगी।
लाइबिलिटी में कोई फर्क नहीं, तो दो इफेक्ट आए इसके, कैश और कैपिटल दोनों ही रिड्यूस हो जाएंगे। एंड दिस वाज द लास्ट फाइनल इक्वेशन, इसलिए बोलते हैं जब आखिरी इक्वेशन हो तो दिस इज कॉल्ड फाइनल इक्वेशन। अब फाइनल इक्वेशन देखिए क्या बन गई, कैश कितना रह गया 1,83,000 हमारे पास, ठीक है, प्लस स्टॉक कितना है 98,000 का, प्लस डेटर्स कितने हैं 90,000 रुपए के, और कोई एसेट तो है नहीं, ठीक है, टोटल कर लो भाई 183, 90 प्लस 90 188 एंड 183 371, इधर का टोटल देखिए 371। और क्रेडिट साइड देख लीजिए, मतलब कैपिटल साइड, तो कैपिटल में देखिए क्या चेंज आया, 5,000 से कम हो गई तो 2,21,000 हो गई, और 1,50,000 की लाइबिलिटी थी, वो क्रेडिटर्स अभी भी 1,50,000 के ही हैं, तो टोटल ये क्या हो गया 371। तो दोनों साइड देखिए इक्वल आ रही है, इक्वेशन मैच कर रही है, सो दैट्स इट, दिस इज द आंसर। So this is how you will prepare accounting equation. In this question we had only 4 adjustments और चारों को हम कैसे करेंगे आपने देख लिया। हर ट्रांजेक्शन का ऐसा इम्पैक्ट आएगा कि हर ट्रांजेक्शन की वजह से अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा फिट बैठेगी, वो मैच करेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्लियर है? चलिए आगे करें, ये समझ में आ गया? Any doubt till here? Anyone? नो? स्टार्ट करें आगे, चलिए बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फिर, एक और है हमारे पास आज। ये बड़ा क्वेश्चन है, एक पेज पे नहीं आएगा, तो इसके लिए हम बना लेते हैं अपना नोट, ठीक है, नोट्स में ले लेते हैं क्योंकि हम पेज को एडजस्ट कर सकते हैं वहां पर। तो पहले तो एक फॉर्मेट बना लीजिए भाई, सबसे पहला काम करना है फॉर्मेट बना लेना है, ठीक है। तो फॉर्मेट बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे सीरियल नंबर, फिर क्या लिखेंगे ट्रांजैक्शन, देन क्या लिखते हैं असेट्स इज इक्वल्स टू, यहां पे हम एक और कॉलम बना लेते हैं, इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ऊपर हेडिंग आ जाएगी, क्या बना रहे हैं ये अकाउंटिंग इक्वेशन। फॉर्मेट क्लियर है? अब हम क्वेश्चन पे आ जाएं वापस, इसका पेन सेलेक्ट कर लें दूसरा। देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। अब देखिए, शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। अब इन गिवन ट्रांजैक्शन का क्या इंपैक्ट आएगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे, ये आपको देखना है, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बोला है विराट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश गुड्स बिल्डिंग। तो विराट हमारे जो ओनर थे, कोहली नहीं थे ये, ओनर थे, यहाँ पर ही बिजनेस चला रहे हैं, क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो इन्होंने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो सिर्फ कैश नहीं लगाया, इन्होंने कैश भी लगाया, गुड्स भी लगाए और बिल्डिंग यानी असेट भी लगाई। तो आपने पढ़ा होगा, स्टार्टिंग मैंने आपको पढ़ाया था कि वेन एवर ओनर स्टार्ट्स अ बिजनेस विथ एनीथिंग, बी इट अमाउंट ऑफ कैश, अमाउंट ऑफ गुड्स और अमाउंट ऑफ असेट्स, ये सब पार्टनर की जो ओनर की होती है क्या माना जाता है बिजनेस के लिए, कैपिटल माना जाता है। तो ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया है विथ 3 थिंग्स। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे, कैसे करेंगे देखिए। तो आप लिखोगे पहला स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है, विथ कैश गुड्स एंड बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो कहां कहां से स्टार्ट किया, कैश भी लगाया, तो क्या एसेट आया, सबसे पहले कैश बढ़ेगा फर्म का, कैश लगाया, कितना लगाया था, और फिर
गुड्स लगाए, गुड्स भी लेके आया तो फर्म में गुड्स आया, मतलब स्टॉक बढ़ेगा, दुकान का सामान बढ़ेगा। और बिल्डिंग लेके आया था, तो बिल्डिंग भी असेट है भाई फर्म की, ये तीन असेट लेकर आया था, तो तीनों असेट बढ़ेंगे हमारे। अभी तक कैश लेके आया था तो सिर्फ कैश बढ़ता था, बिल्डिंग लेके आया तो बिल्डिंग बढ़ेगा। कितना लाया? 2,30,000, 1,00,000 और 2,00,000, तो 2,30,000 रुपए का कैश लेके आया, 1,00,000 रुपए का स्टॉक लाया और 2,00,000 रुपए की बिल्डिंग लेके आया। तो ये तीन असेट उसने कंट्रीब्यूट किए, और ओनर बिगिनिंग में जितना भी अमाउंट ऑफ असेट गुड्स या मतलब क्या पैसे लगाएगा, वो सब फर्म की कैपिटल बन जाते हैं, सब ओनर की लाइबिलिटी है कि मेरे को ओनर को वापस करना है। किसने लगाया? ओनर ने लगाया। तो टोटल कितना हो गया? 5,30,000। 5,30,000 से फर्म की कैपिटल बढ़ जाएगी और लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला इक्वेशन हो गई, टोटल मैच कर रहा है कि ओनर जो भी चीज लगाएगा बिजनेस में, चाहे कैश लाए, कैपिटल लाए, मतलब गुड्स लाए, असेट लाए, तो सब माना जाएगा कैपिटल के लिए लाया है वो, उसने इतनी कैपिटल लगाई, टोटल कैपिटल, जो कि कैश, स्टॉक या बिल्डिंग के फॉर्म में है। ठीक है, सेकंड देखते हैं, सेकंड इक्वेशन क्या बोल रही है। ही परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, तो परचेज किया क्या? गुड्स, और कैश में 50,000 रुपए का, तो 50,000 का गुड्स उसने खरीदा कैश में। तो क्या आया? पहले तो इक्वेशन लिखेंगे आप, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, तो गुड्स आया यानी स्टॉक बढ़ेगा, तो गुड्स बढ़ेगा यानी स्टॉक बढ़ेगा हमारे पास। कितने का? 50,000 का सामान आया। अब कैसे खरीदा था? हाउ? कैश में, तो पैसा गया भी तो होगा 50,000 रुपए, पेमेंट भी तो किए होंगे हमने, तो माइनस कर देंगे 50,000 कैश में से। बिल्डिंग पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कैपिटल पे कोई फर्क नहीं, लाइबिलिटी कुछ बढ़ेगी नहीं क्योंकि कैश में खरीदा था। तो बस हमारे पास क्या आ जाएगा? न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन चेक कर लीजिए, 1,80,000 हो गया आपका कैश, प्लस 1,50,000 हो गए आपके स्टॉक, 2,00,000 रुपए की बिल्डिंग है आपके पास, 5,30,000 की कैपिटल है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है? मैच हो रहा है इक्वेशन, अभी भी 5,30,000 से ही मैच हो रही है, कोई चेंज नहीं आया। अगला देखते हैं, थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या बोल रही है? ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश, क्या किया? गुड्स को बेचा है, कैसे बेचा है? कैश में, कॉस्टिंग 20,000 और बेचा है 35 में, तो 20,000 रुपए के गुड्स को 35,000 रुपए में बेच रहा है और कैश में बेच रहा है। तो पहले तो आप लिखोगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो कितने का गुड्स गया? मैंने बताया हमेशा कॉस्टिंग, जितना कॉस्ट कर रहा है, कितना कॉस्ट कर रहा है? 20,000 रुपए। तो गुड्स बेचा है तो गुड्स चला गया भाई हमारे पास से, दुकान से सामान कम हो गया। कैसे बेचा? कैश में बेचा, तो पैसा आएगा, कितना आएगा? जितने में बेचा, 35,000 रुपए में बेचा, 35,000 कैश में ऐड भी हो जाएगा। फिर गुड्स गया, पैसा आया, क्या प्रॉफिट में बेचा या लॉस में बेचा? तो जो प्रॉफिट लॉस होता है वो कैपिटल में जाता है, तो यहां पर बेचने में आपने देखा प्रॉफिट हुआ है 15,000, तो 15,000 रुपए का प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, यानी कैपिटल में आप 15,000 रुपए ब्रैकेट में पी लिख दोगे, दैट इज प्रॉफिट के नाम पर ऐड कर दोगे, लाइबिलिटी कुछ बढ़ेगी नहीं। तो ये हो जाएगा आपकी न्यू इक्वेशन। अब बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं आया, तो न्यू इक्वेशन देख लीजिए क्या बन जाएगी। 1,80,000 था, 35 और ऐड हो गया, तो 2,15,000 का कैश आ गया। स्टॉक में से 20,000 का दुकान से सामान चला गया, तो 1,30,000 का स्टॉक बचा अब हमारे पास। बिल्डिंग अभी भी 2,00,000 रुपए की है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, ये हो गया आपका असेट साइड। लाइबिलिटी में क्या चेंज आया? कैपिटल पे, तो कैपिटल 15,000 का प्रॉफिट आने की वजह से बढ़ गई थी, तो 5,45,000 अब आपकी कैपिटल हो गई है, लाइबिलिटी कुछ अभी नहीं आई है। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई डाउट आ रहा है किसी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं, फोर्थ। देखिए, ही परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल 55,000, क्या खरीदा है? गुड्स खरीदा है। कैसे खरीदा है? सिर्फ नाम दिया है। तो क्या बताया था कि जब भी सिर्फ नाम दिया हो किसी भी पर्सन का या बिजनेस का कि हमने इनसे खरीदा या इनको बेचा,
तो हम क्या मानते हैं, अगर कैश या क्रेडिट नहीं बोला है, ओनली नेम ऑफ अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन इज गिवन, नेम ऑफ द कस्टमर इज गिवन, तो यू विल अज्यूम दैट क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि नाम तभी रखते हैं जब भाई हमें पैसा ना मिला हो, तभी नाम याद रखेंगे, इस पर्सन से पैसा लेना बाकी है दुकान में, ठीक है। पैसा दे दिया तो हम नाम क्यों लिखेंगे भाई अपने अकाउंट्स में। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्रेडिट में बेचा है, 55,000 रुपए का बेचा, सॉरी परचेज किया है, तो गुड्स खरीदा है 55,000 का खरीदा है और उधार पे खरीदा है। तो आप देखोगे फोर्थ, परचेज्ड ऑन क्रेडिट, तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट है इस बार। 55,000 रुपए का गुड्स खरीदा है तो क्या है हमारे पास, गुड्स, यानी स्टॉक बढ़ जाएगा कितने से, 55,000। कैसे खरीदा है, उधार पर खरीदा, तो पैसा आएगा क्या, नहीं, पैसा कुछ नहीं आएगा। बिल्डिंग बढ़ेगी क्या, नहीं बढ़ेगी। उधार पे खरीदते हो तो क्या बढ़ती, उधारी आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी, तो कैपिटल में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। तो क्रेडिटर्स आपके बढ़ जाएंगे कितने से, जितना आपने उधार पे खरीदा, 55,000 रुपए से, ठीक है। बस इक्वेशन निकाल लो भाई, टोटल कर लो, फाइंड आउट द न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी, कैश में कोई चेंज आया नहीं, तो 2,15,000 था, 2,15,000 रहेगा। स्टॉक में कितना चेंज आ गया, बढ़ गया है, खरीदा है तो 185 हो गया। अब टोटल स्टॉक 1,30,000 पहले से था, 55,000 का हमने और खरीद लिया। बिल्डिंग में कोई चेंज आया है, नहीं चेंज आया, तो 2 लाख की थी, 2 लाख रहेगी बिल्डिंग। ये हो गया हमारे टोटल असेट्स। लाइबिलिटी में क्या आया, कैपिटल में कोई चेंज नहीं, 545 का कैपिटल था वो ऐसे ही रहेगा, और 55,000 की हमारी इस बार क्रेडिटर्स और बढ़ गए, तो टोटल 6 लाख रुपए की लाइबिलिटीज हो गई हैं, और असेट में भी देखेंगे तो आपका टोटल 6 लाख रुपए हो चुका है। यहां तक कोई डाउट किसी को, किसी भी ट्रांजेक्शन में, एनीबडी, एनी डाउट इन एनी ऑफ द ट्रांजेक्शन, नहीं, चलिए बहुत बढ़िया, अगले में आते हैं। फोर्थ हो गया, देखिए फिफ्थ, देखिए ही सोल्ड गुड्स टू वरुण कॉस्टिंग 52,000 फॉर 62,000, ब्रैकेट में दी ना कॉस्टिंग, यानी 52 का था और बेचा कितने में, 60 में, प्रॉफिट बेचा ना 8,000 रुपए के। अब देखिए सोल्ड गुड्स टू सिर्फ वरुण लिखा है, गुड्स बेचा है और किसको बेचा है, वरुण को, कैश में क्रेडिट नहीं बताया, अगर सिर्फ नाम दिया तो क्या बताया अभी मैंने, क्रेडिट मानेंगे, यानी उधार पे बेचा है लेकिन प्रॉफिट पर बेचा है। 40,000 में फुल सेटलमेंट कर लें तो लाइबिलिटीज कौन सा बेटा, कौन से उसके लिए बोल रहे हो, 40,000 में फुल सेटलमेंट, राहुल को, राहुल को अगर हम 55,000 देने थे, 40 में कर लेंगे तो 15,000 का हमारा क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आएगा, और डिस्काउंट हमारा कैपिटल को रिफ्लेक्ट करेगा, भाई बिजनेस को मिल रहा है, ठीक है, इसलिए डिस्काउंट में चला जाएगा। अब देखिए इसमें क्या बोला है, वरुण को हमने सोल्ड किया है, उधार पे बेचा है, क्योंकि सिर्फ वरुण नाम दिया है, कैश क्रेडिट नहीं बोला, 52 का था, 60,000 रुपए में बेचा है, तो देखिए लिखिए यहाँ पे, फिफ्थ सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो कितने का गुड्स था, 52,000 का गुड्स बेचा है, तो गुड्स यानी स्टॉक में से कम हो जाएगा, कितना, 52,000, बेचा कितने में, 60,000 में, 60,000 क्या पैसा मिल रहा है, नहीं, उधार पे बेचा, तो जब आप उधार पे बेचते हो तो डेटर बढ़ते हैं, तो आप यहां लिखोगे डेटर, डेटर का नाम दिया है वरुण, तो आप ब्रैकेट में वरुण भी लिख सकते हो या सिंपल वरुण भी लिख सकते हो, समझ में आ जाएगा, असेट में नाम लिखा है तो डेटर है। कितने का बेचा है उसको, 60,000 रुपए, तो 60,000 से वरुण के अकाउंट बढ़ जाएगा, हमारे लिए डेटर बढ़ जाएगा, बिल्डिंग पे कोई फर्क नहीं, कैश कुछ आया नहीं, कुछ नहीं आएगा। अब देखिए 52 का था, 60 में बेचा है, तो 8,000 रुपए का प्रॉफिट भी हुआ है, तो प्रॉफिट कहाँ जाता है, कैपिटल में, तो आप कैपिटल में 8,000 रुपीज ऐड कर दोगे, ब्रैकेट में लिख दोगे P, दैट इज प्रॉफिट, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस न्यू इक्वेशन निकाल लीजिए। कैश कितना है, 2,15,000, स्टॉक में चेंज आ गया, 52,000 से कम हो गया, तो कितना बच गया, 133,000, 133,000 का स्टॉक रह गया अब हमारे पास। बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं आ रहा है, 2 लाख की थी, 2 लाख रुपए की है, और एक डेटर वरुण जी आ गए हैं हमारे पास 60,000 रुपए के, उधारी बढ़ गई, मतलब असेट बढ़ गया है,
हमने उधार पे सेल आउट किया। लाइबिलिटी साइड पे क्या है, देखिए कैपिटल में 8,000 रुपए का प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, तो 5,53,000 की कैपिटल हो जाएगी टोटल, और 55,000 रुपए की हमारी जो लाइबिलिटी थी, क्रेडिटर्स थे, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। क्लियर है? सिक्स्थ पर आते हैं, देखिए सिक्स्थ ट्रांजेक्शन क्या कहता है हमारा भाई। छठा ट्रांजेक्शन देखिए, छठे में क्या बोला गया है, ही पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट 53,000। अब देखिए राहुल को हमने 55,000 रुपए का राहुल से खरीदा था, अब राहुल को हम कैश पे कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं ना, पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट 53,000 का। तो राहुल हमारा कौन था भाई, यहाँ आप देखोगे तो राहुल हमारे लिए कौन थे, डेट क्रेडिटर थे। यहाँ पे राहुल आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं, राहुल जैसे यहाँ वरुण दिखाया तो वहाँ राहुल दिखा सकते हैं। तो राहुल को हमने 53,000 पे किया फुल सेटलमेंट में। पे कितना करना था राहुल में, 55, लेकिन हमने कितना पे किया, सिर्फ 53। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो पेड टू राहुल, हमने राहुल को दिख दिया, कितना पे किया 53,000, तो जितना पे किया उतना कैश जाएगा भाई हमारे पास से, कैश पे किया है 53,000, कैश चला गया। क्या दुकान से कोई सामान गया, नहीं। बिल्डिंग कम हो गई, नहीं। वरुण का कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इधर। बस आप देखोगे अब राहुल को हमने पेमेंट किया है फुल सेटलमेंट, जब फुल सेटलमेंट आ गया मतलब इसके बाद हम राहुल को कुछ नहीं पे करेंगे, उसका अकाउंट जितना था पूरा सेटल हो गया। 55 पे करना था, हमने 53 पे करके सेटल कर दिया। दैट मीन्स इनके में आप पूरा 55 माइनस करोगे, इसका अकाउंट फुल्ली सेटल हो गया। यानी ये मानेंगे कि 55,000 का पेमेंट हो गई, लेकिन आपने पेमेंट कितना किया है 53। तो जो 2,000 रुपए आपने नहीं पे किए वो आपके लिए क्या है, फायदा, डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो फुल सेटलमेंट में अगर आप कुछ पैसे कम पे करते हो तो आपको डिस्काउंट रिसीव माना जाएगा, बिजनेस को डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट हमारे लिए फायदा है, यानी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो 2,000 रुपए आप ऐड करोगे, ब्रैकेट में डी दिखा दोगे, डी मतलब डिस्काउंट, तो 2,000 का डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, हमें मिल रहा है डिस्काउंट। और यही अगर कस्टमर को आपने अलाउ किया तो लॉस है, डिस्काउंट अलाउड माइनस हो जाएगा कैपिटल में, अगर आपने फुल सेटलमेंट में कुछ मतलब डिस्काउंट अलाउ किया होता है। यहां तो रिसीव कर रहे हो, आपको फायदा हो रहा है। अब आप देख लीजिए न्यू इक्वेशन क्या बनेगी भाई, कैश में से 53,000 और चला जाएगा तो 1,62,000 बच जाएगा कैश। 133 का स्टॉक हमारे पास, इसमें कोई चेंज नहीं है। 2 लाख रुपए की बिल्डिंग है, इसमें कोई चेंज नहीं है। और 60,000 रुपए का वरुण हमारे पास डेटर है, इनमें कोई चेंज नहीं है। लाइबिलिटी साइड में आएंगे, कैपिटल आपकी 2,000 रुपए से बढ़ गई है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो 5,55,000 का आपके हो गया कैपिटल। और आप देखोगे लाइबिलिटी अब कुछ नहीं रह गई, पूरी सेटल हो गई। जो राहुल को पे करना था पूरा सेटल कर चुके हैं हम, इसलिए वहां पर अब कुछ नहीं बचा। टोटल 5,55,000 उधर भी है, और आप इधर चेक करोगे तो इधर भी 5,55,000 टोटल आएगा। यहां तक समझ में आ रहा है सबको, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो रही है यहां तक? तो थोड़ा सा हम और शिफ्ट कर देते हैं ऊपर, ठीक है, सो दैट बाकी ट्रांजेक्शन इसमें फिट बैठ सके। फॉर्मेट को एक्सटेंड कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ठीक है, फॉर्मेट दिख रहा है आपको? वापस आते हैं, देखिए अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या है। 6 हो गई हमारे पास। 7th देखिए, पेड सैलरी बाय हिम, सैलरी पेड बाय हिम 20,000 रुपए। तो ओनर ने सैलरी पे की 20,000 रुपए की, तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या अभी बताया मैंने। 7th देखिए, पेड सैलरी, तो वेन एवर यू विल पे एनी एक्सपेंस, कितने का पे किया था भाई, देखा नहीं मैंने, ध्यान नहीं दिया। पेड सैलरी थी 20,000 रुपए की, ठीक है, 20,000 की सैलरी पे की तो पैसा जाएगा, कैश गया, क्योंकि सैलरी पे करो। क्या दुकान के सामान पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। बिल्डिंग पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। वरुण के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं।
कहाँ फर्क पड़ता है? कोई उधारी बढ़ेगी, नई सैलरी पे की, तो कैपिटल में बताया था कोई भी आप खर्चा करोगे, एनी एक्सपेंसेस, तो हमेशा कैश और कैपिटल को कम करेगा। इनकम आएगी तो कैश और कैपिटल को बढ़ाएगा। ठीक है, तो न्यू इक्वेशन देख लो जल्दी से, क्या बन जाएगी? 20,000 कम हो गया, 142 हो गया ये, प्लस 133 ये रह जाएगा, प्लस 2 लाख की बिल्डिंग रह जाएगी, और वरुण 60,000 के अभी हमारे पास बचे हुए हैं। इसमें आएंगे तो 5,35,000 का आपके पास कैपिटल हो गई, और कोई चेंज नहीं आया, एज इट इज है, अभी भी मैच कर रहा है। 8वां ट्रांजेक्शन देखते हैं जल्दी से। फिर बोला है रिसीव्ड कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट 59,000। अब देखिए, वरुण को हमने बेचा था 60,000 का, अब इनसे हमको मिल रहा है 59,000 इन फुल सेटलमेंट। तो फुल सेटलमेंट में अगर मिल रहा है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम वरुण, तो वरुण से पैसा मिल रहा है, पैसा आएगा, कितना पैसा आया? जितना पैसा मिला भाई, 59,000 मिला, तो 59,000 ऐड हो जाएगा। किससे मिल रहा है? वरुण से मिल रहा है, वरुण से फुल सेटलमेंट में मिल रहा है। फुल सेटलमेंट मतलब अब उससे फ्यूचर में मैं कोई पैसा नहीं मांगूंगा, तो उसका पूरा अकाउंट सेटल कर देंगे, यानी माइनस कर देंगे पूरा 60,000, मान लेंगे पूरा मिल गया। मिलना था 60,000, मिला है 59, तो दैट मीन्स 1,000 रुपए का हमने डिस्काउंट अलाउ किया होगा। तुम्हारे लिए लॉस है ना कि कम पैसा मिला, तो 1,000 हमारा लॉस है, तो लॉस कहां से एडजस्ट होते हैं? कैपिटल से। आप क्या लिखोगे? -1,000 डिस्काउंट, ब्रैकेट में आप डिस्काउंट लिख दोगे कि डिस्काउंट अलाउ किया हमने, और किसी चीज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना बिल्डिंग पर, ना दुकान के स्टॉक पर। न्यू इक्वेशन निकाल लीजिए आप। देखिए कैश फिर से 59 ऐड हो जाएगा, 2,01,000 का कैश हो गया, 133,000 का स्टॉक है आपकी दुकान में, 2 लाख रुपए की बिल्डिंग है, और वरुण का अकाउंट अब सेटल हो चुका है, इसलिए अब कुछ नहीं आएगा, खत्म हो चुका है, इसमें अब कुछ नहीं बचा। ठीक है, डैश जीरो हो गया, फुल्ली सेटल। अब वरुण और राहुल हमारे पास नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है। कैपिटल में 1,000 का डिस्काउंट देने की वजह से लॉस आया है, तो 5,34,000 की कैपिटल हमारे पास है, कोई और उधारी नहीं है, तो दोनों साइड का 5,34,000 टोटल मैच कर रहा है अभी तक। ठीक है, हो गया क्लियर? 9th देखिए, 9th ट्रांजेक्शन आपको क्या कह रहा है? रेंट आउटस्टैंडिंग। अब इस पे समझिएगा, आउटस्टैंडिंग अगर कोई एक्सपेंस आ जाए, रेंट आउटस्टैंडिंग कितने का था? 3,000। तो रेंट आउटस्टैंडिंग है अगर, कि रेंट हमको मिलना, पे करना बाकी है, रेंट इज अ एक्सपेंस, हमें पे करना बाकी है, तो अगर रेंट हम पे करते थे तो कहां से जाता था? कैश जाता था और कैपिटल कम होता था। लेकिन अगर अभी तक नहीं पे किया तो क्या हमारी जेब से कुछ पैसा जाएगा? नहीं, तो कैश पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, दुकान के सामान पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्डिंग पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वरुण के नाम पे तो कुछ बचा नहीं जिसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। और फिर क्या क्या उधारी बढ़ेगी हमारी? देखिए, जब आप रेंट पे करते थे तो कैश और कैपिटल माइनस होता था, तो यानी कैपिटल पे तो इफेक्ट पड़ेगा, यानी रेंट आप ही नहीं पे करोगे तो पे तो करना ही है, 3,000 रुपए का रेंट आप माइनस करोगे कैपिटल से। लेकिन जो रेंट अभी तक पे ही नहीं किया है तो वो तो आपको फ्यूचर में पे करना है ना, क्योंकि आपने सर्विस ले ली है, इट बिकम्स अ लाइबिलिटी फॉर यू। तो लाइबिलिटी है तो एक नई लाइबिलिटी बनेगी जिसको आप बोलोगे, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं इसको छोटा करता हूँ पहले, और ऊपर दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे लिख के, से आप जब यहाँ पे लिखोगे, आप यहाँ पर लिख के दिखाओगे, जैसे क्रेडिटर लिखा था उसी के बगल में आउटस्टैंडिंग रेंट, एक नई लाइबिलिटी लिखाएंगे। क्रेडिटर्स था, वैसे ही एक नई लाइबिलिटी आ गई आउटस्टैंडिंग रेंट, और इसको आप जब नीचे लाओगे तब आप दिखाओगे यहाँ पर कि एक नई लाइबिलिटी अराइज हो रही, क्रेडिटर में तो कुछ नहीं है लेकिन आउटस्टैंडिंग रेंट 3,000 रुपए से बढ़ जाएगा, 3,000 से आउटस्टैंडिंग रेंट नामक एक लाइबिलिटी बढ़ जाएगी।
ठीक है, तो कैपिटल कम हुआ और लाइबिलिटी बढ़ गई। असेट में कोई फर्क नहीं आया क्योंकि रेंट आउटस्टैंडिंग था, बकाया था। न्यू क्वेश्चन, असेट साइड कोई चेंज नहीं आएगा। 2,01,000, 133,000, 2,00,000 डैश, कैपिटल में 2,000 कम हो गया, 3,000 कम हो गया है, तो 5,31,000 प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट बढ़ गया है 3,000, तो 2,34,000 उधर भी, 2,34,000 इधर भी मैच कर रहा है। 10th पर आइए, 10th में देखिए क्या बोला गया है। आउटस्टैंडिंग रेंट वाला समझ में आ गया। कमीशन रिसीव्ड बाय हिम, तो कमीशन रिसीव हो रहा है, 13,000 रुपए का इनकम आ रही है। इनकम के लिए साफ साफ बताया था कैसे लिखना है, कमीशन रिसीव्ड। इनकम आएगी तो कैश और कैपिटल दोनों ही बढ़ जाएंगे, एक्सपेंस होगा तो कैश कैपिटल दोनों माइनस हो जाएंगे। तो 13,000 रुपए से कैश बढ़ जाएगा, जितना कमीशन रिसीव हो रहा है, 13,000 रुपए से कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो कैश और कैपिटल में बढ़ रहा है, बाकी किसी में कोई चेंज नहीं आएगा। लैंड, बिल्डिंग, आपका स्टॉक, दुकान का सामान सब सेम एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं। तो न्यू क्वेश्चन देखिए कितनी हो गई, कैश बढ़ गया तो 2,14,000 हो गए हमारे पास टोटल कैश। स्टॉक 1,33,000 का ही है। 2,00,000 रुपए की बिल्डिंग है, वरुण के पास कुछ बचा नहीं है अब हमारे पास कोई एसेट के नाम पर। कैपिटल में 13,000 रुपए ऐड हो जाएगा, तो 5,44,000 की कैपिटल हो गई और 3,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग रेंट नामक एक लाइबिलिटी है। ये क्लियर है, कोई डाउट यहां तक? अगला देखते हैं 11th। 11 देखिए क्या बोला गया है, अमाउंट विड्रॉन बाय हिम फॉर पर्सनल यूज। 20,000 रुपए का उसने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले, तो क्या बोलते थे पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स। तो कितना पैसा निकाला है भाई, 20,000। हाँ जी, 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए निकाला है पर्सनल यूज के लिए, तो पैसा निकाला तो भाई पैसा कम होगा बिजनेस का, तो 20,000 रुपए कैश में से पहले से माइनस कर दीजिए। और कहां से जाएगा इफेक्ट, ओनर कोई भी पैसा लगाएगा तो कैश और कैपिटल बढ़ जाती है, जब निकालता है तो कैश और कैपिटल कम हो जाती है। तो ओनर ने अगर पैसा निकाला है तो ड्रॉइंग्स हैं यानी कैपिटल पर फर्क पड़ेगा और कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैपिटल में से भी 20,000 रुपए चले जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ओनर की लाइबिलिटी कम हो जाएगी, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। न्यू इक्वेशन देख लीजिए क्या आ जाएगी, 20,000 फिर से कम हो गया तो 194 बच गया कैश, 133,000 के आपके पास स्टॉक है, 2,00,000 रुपए की बिल्डिंग है, वरुण के नाम का अकाउंट क्लोज हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा इसमें। इसके अलावा कैपिटल में फिर से 2,00,000 रुपए, 20,000 कम हो गए, तो 5,24,000 की कैपिटल है, क्रेडिटर्स कुछ है नहीं और 3,000 का आउटस्टैंडिंग रेंट अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, एक ट्रांजेक्शन और बचा है, इसको फिट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है अकाउंटिंग क्वेश्चन कैसे करेंगे। एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, मैंने कोशिश की कि सारे ट्रांजेक्शन कवर हो जाएं, इसलिए ये क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया था। ठीक है, एक और बचा है, एक और देख लेते हैं जल्दी से। देखिए लास्ट में क्या बोला गया है, डेप्रीशिएशन चार्ज्ड ऑन बिल्डिंग 10,000, बिल्डिंग पर 10,000 रुपए का डेप्रीशिएशन लगा। अब इसका क्या करेंगे भाई, डेप्रीशिएशन का मतलब असेट की वैल्यू कम हो रही है, डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग। तो डेप्रीशिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस, खर्चा तो है लेकिन इसमें पैसा नहीं जाता, सिर्फ असेट की वैल्यू कम हो जाती है। तो 10,000 से असेट कोई भी एक्सपेंस करते तो आप क्या दिखाते थे, कैश और कैपिटल कम होता था, क्योंकि पैसा जा रहा है और एक्सपेंस है तो कैपिटल तो कम होगी होगी। लेकिन यहां पर क्या होगा, 10,000 से पैसा गया क्या, नहीं, दुकान का सामान गया, नहीं, क्या बिल्डिंग कम हुई, यस, 10,000 रुपए का बिल्डिंग की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि ये डेप्रिशिएट, हमने प्लस लिख दिया यहाँ पे, सॉरी माइनस होगा, डेप्रिशिएट हो जाएगा। 10,000 रुपए से बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है बिल्डिंग, और कहीं कोई फर्क नहीं। तो दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा इसका,
कैपिटल पे जैसे होता है, कोई भी एक्सपेंस होता है तो कैपिटल से माइनस होगा, तो डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस है, फर्म की कैपिटल को रिड्यूस करेगा 10,000 रुपए से। ठीक है, बाकी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी सारी चीजें सेम है। तो ये आखिरी इक्वेशन थी, इसलिए अब इसको बोलेंगे एफ ई, फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन क्या है हमारे पास? कैश है 1,94,000 का, प्लस स्टॉक है 1,33,000 का, प्लस बिल्डिंग की वैल्यू अब क्या रह गई? 1,90,000, डिप्रिशिएट हो गई है 10,000 से। और वरुण के नाम का कोई अकाउंट है नहीं, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास 3 असेट हैं, कैश, स्टॉक एंड बिल्डिंग। ठीक है, असेट हो गया। लाइबिलिटी में आइए, तो 5,14,000 रुपए का आपके पास कैपिटल है, क्रेडिटर कुछ है नहीं, और 3,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग रेंट नामक एक लाइबिलिटी है। तो टोटल लाइबिलिटी कितनी दिख रही है आपको? 5,14,000 प्लस 3,000, 5,17,000 हो गया। टोटल एसेट देखिए 194, 190 यानी 383, 86, 5, हाँ मैच कर रहा है, 5,17,000, 5,17,000 से दोनों साइड इक्वेशन टैली कर रही है। तो समझ में आ गया कैसे बनाते हैं? एक बार इसको शॉर्ट कर देते हैं, आपको एक पेज पे ताकि दिख जाए। थोड़ा सा शॉर्ट होगा, बड़ा क्वेश्चन था क्योंकि छोटा दिखेगा आपको, लेकिन ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो एक पेज पर हमारे पास पूरा क्वेश्चन आया, 12 ट्रांजेक्शन थे हमारे पास, और इन 12 को अगर एक जगह लिखेंगे तो इस तरीके से अपीयर होगा। आप कई बार देख रहे हो किसी एसेट पे फर्क पड़ रहा है, कई बार लाइबिलिटी में पड़ रहा है, कुछ एसेट बीच में फुली सेटल हो गए, जैसे वरुण का अकाउंट हमने क्लियर कर दिया और राहुल का अकाउंट क्लियर कर दिया। अब ना वरुण नामक कोई डेटर है, ना राहुल नामक कोई क्रेडिटर्स है हमारे पास। तो ईयर के एंड में जितने असेट हैं, जितनी लाइबिलिटी हैं, इसी का अगर आप बैलेंस शीट बनाते ईयर के एंड पर, तो अगर आप बैलेंस शीट भी बनाते तो आप बैलेंस शीट बना लेते। बैलेंस शीट कैसे बनाते? लाइबिलिटीज लिखते, अमाउंट, असेट्स एंड अमाउंट। तो कितनी लाइबिलिटीज हैं आपके पास? कैपिटल और आउटस्टैंडिंग रेंट से दो लाइबिलिटी देखिए ईयर के एंड पे, कैपिटल और आउटस्टैंडिंग रेंट। कैपिटल है 5,14,000 रुपए की, और लाइबिलिटी है आउटस्टैंडिंग रेंट की 3,000। बस दो ही लाइबिलिटी बची है साल के एंड में। असेट में क्या बचे थे? 3 असेट बचे थे, कौन कौन से? कैश कितने का? 194, स्टॉक कितने का? 1,33,000 का, और बिल्डिंग कितने की? 1,90,000 की। तो अगर आप टोटल कर लो तो बैलेंस शीट भी मैच कर जाएगी 5,17,000 रुपए से। ठीक है, तो अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर कर लेते हो तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करना भी इक्वली इजी है। आ गया समझ में अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे करते हैं? अब कोई डर, कोई भय इसमें लग रहा है कि ये नहीं हो पाता, बहुत ही टिपिकल है अकाउंटेंसी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप सिस्टमैटिक पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो बहुत ही इजी है अकाउंटेंसी। ठीक है सर, इक्वेशन एंड बैलेंस शीट में डिफरेंस क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन बेटा सिर्फ असेट और लाइबिलिटी के इक्वेशन को प्रूव करती है कि हर ट्रांजेक्शन इसी तरह रिजल्ट होता है। लेकिन आप अकाउंटिंग जब करोगे तो अकाउंटिंग में अकाउंटिंग इक्वेशन आप करते नहीं हो। आप अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या पढ़ा आपने? सबसे पहले आप रिकॉर्डिंग करोगे जर्नल में, फिर पोस्टिंग करोगे यानी क्लासिफाई करोगे इन लेजर में, फिर समराइज करोगे ट्रायल बैलेंस में, फिर एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करके ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाते हो। तो उस पूरे प्रोसेस में कहीं आपको ये बनाना नहीं है, ये बस समझा देता आपको कि हर ट्रांजेक्शन का रिजल्ट ऐसा ही होगा, और इसीलिए एट द एंड बैलेंस शीट मैच करती है, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन ये कहता है कि असेट्स और लाइबिलिटीज हमेशा इक्वल होती हैं। बस वही प्रूफ करने के लिए एक तरीका होता है, ये एक अलग फॉर्मेट है जो कि एक प्रूफ करता है कि एवरी ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन एनी ऑफ दिस। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया हाउ टू प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन एंड देन बैलेंस शीट विद इट? विल मीट अगेन।
टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर. बाय बाय. थैंक यू सो मच.